वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन है वो देखेंगे। तो इससे पहले अपने हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र से संबंधित 3 वीडियो है वो कर चुके हैं। आज का अपना ये चौथा वीडियो रहने वाला है। तो जिन साथियों ने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के ये वीडियो देख सकते हैं। और हिंदी व्याकरण के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके हिंदी व्याकरण है वो लगती है। जैसे कि रीट मेंस हिंदी है, सेकंड ग्रेड हिंदी है, आपका पटवार एग्ज़ाम है, वीडियो एग्ज़ाम है, और 4th ग्रेड जो कि काफ़ी बड़ी भर्ती है तो उसमें भी आपके हिंदी व्याकरण है वो लगती है। तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पुराने पेपर्स में हिंदी व्याकरण के पूछे गए हैं। तो आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना मत अवश्य देवें कि क्लास आपको किस प्रकार की लगी। आपको यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित सॉल्यूशन है वो करवाया जाएगा। तो देखिए साथियों, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण है। तो साथियों, ऑप्शन है आपके सामने मानो, ताकि, यदि और वाह। तो साथियों, यहाँ पर विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण है वाह। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है तो इसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव जो बाकी तीनों यहाँ पर दिए गए हैं वो तीनों क्या है कि एक समुच्चय बोधक शब्द के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि मानो है, ये एक समुच्चय बोधक अवयव है, ताकि और यदि। और समुच्चय बोधक अवयव शब्द किसको कहते हैं साथियों? वे शब्द जो दो वाक्यों के बीच में आकर के दो वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। तो ये तीनों ही शब्द आपके जो मानो है, ताकि है और यदि है, ये तीनों ही समुच्चय बोधक अवयव है। जबकि यहाँ पर वाह शब्द आपका जो दिया गया है ये विस्मयादि बोधक अवयव का उदाहरण है। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो साथियों, संज्ञा जैसा कि आपको पता होगा कि 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा के सभी शब्द कौन से विकल्प में हैं। तो देखिए पहला विकल्प है भारत, रामायण और मोहन। ये तीनों ही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ये आपका आंसर नहीं है। इसके बाद में है पुस्तक, पहाड़ और नदी। ये तीनों ही क्या है साथियों? जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपने देखते हैं जयपुर, लड़की और बुढ़ापा। तो साथियों, इसमें जयपुर है वो व्यक्तिवाचक है, लड़की जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। इसके बाद में है गंगा, हिमालय और मनुष्य। तो साथियों, गंगा व्यक्तिवाचक है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक है और मनुष्य क्या है? जातिवाचक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका प्रॉपर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पुस्तक, पहाड़ और नदी। ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं हैं? तो देखिए साथियों, मिठास, श्रेष्ठता और महात्म्य ये तीनों ही शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और इसके बाद में है राष्ट्रीयता, देवत्व और माधुर्य। ये भी तीनों क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। नम्रता, दासता और व्यवहारिक, ये आपके क्या है? ये भी तीनों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद में है दानव, मनुष्य और ब्राह्मण। तो देखिए साथियों, यहाँ पर दानव एक जाति है तो जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य भी एक जाति है तो ये जातिवाचक संज्ञा, और ब्राह्मण भी क्या है? एक जाति है तो ये भी जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें तीनों ही जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के हैं। जबकि आपको पूछा है कि कौन से विकल्प में भाववाचक संज्ञा के शब्द नहीं हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। इसमें सभी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के हैं, भाववाचक संज्ञा के नहीं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन एक बार फिर से कि आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है।
तो साथियों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत समुच्चय बोधक शब्द आते हैं जो एक दूसरे को या फिर एक वाक्य के एक दूसरे पार्ट को आपस में जोड़ते हैं। तो जो शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसा कि जो सो है, जितना उतना है, जैसी वैसी है, तो ये सभी शब्द क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ अपने को ले जाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है आप जो करो सो थोड़ा है। तो देखिए यहाँ पर जो आ गया, इधर आपका सो आ गया, तो ये क्या है, संबंधवाचक वाक्य का उदाहरण है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ पर देखिए जितना आ गया और इधर उतना आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। और चौथा ऑप्शन है जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए यहाँ पर जैसी आ गया और एक तरफ आपका वैसी आ गया, तो ये भी आपस में संबंध है वो इंगित कर रहे हैं। तो ये भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों, जैसा कि आपको पता चल गया है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो साथियों प्रेरणार्थ क्रिया यानी किसी अन्य के या फिर किसी अन्य को आदेश देकर के कोई कार्य करवाया जाता है, कोई क्रिया करवाई जाती है, तो वो प्रेरणार्थ क्रिया होती है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण नहीं है, वो आपको बताना है। गोविंद ने राम को जगवाया, तो यहाँ पर प्रेरणार्थ क्रिया है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, ये भी प्रेरणार्थ क्रिया है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, ये भी प्रेरणार्थ क्रिया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन, जिसमें लिखा है वह खाना खाकर सो गया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है साथियों, यहाँ पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण है। तो पूर्वकालिक क्रिया कहाँ पर होती है, जहाँ पर क्रिया के साथ में कर शब्द जुड़ जाता है या फिर कर के शब्द जुड़ जाता है, तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर खाना खाकर सो गया, तो इसमें जो खाना खाने की क्रिया है उसके साथ में कर लगा हुआ है, तो इसी के चलते यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अपना छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों 6 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अपने चैनल पर एक वीडियो डाला गया है वाक्य टॉपिक से संबंधित है, जिसमें पूरा वाक्य टॉपिक है वो आपको अच्छे से करवाया गया है और वाक्य के पहचान के जो शब्द होते हैं वो भी वहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वाक्य रचना से संबंधित एक महत्वपूर्ण हस्तलिखित नोट्स का वीडियो अपने डाला हुआ है। तो देखिए साथियों, पहला ऑप्शन है बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, इसमें है वो मिश्र वाक्य नहीं है। तो साथियों पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। बाकी आगे देखिए, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, तो इसमें भी मिश्र वाक्य है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, तो इसमें भी मिश्र वाक्य है। तो साथियों यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो अब देखिए साथियों, जो पहला वाक्य है वो कौन सा वाक्य है, तो ये साथियों जो पहला आपका ऑप्शन है ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन से वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बाकी तीनों आपके मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। तो देखिए साथियों, मिश्र वाक्य में जो संयोजक शब्द होते हैं जो कि वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या फिर वाक्य के एक पार्ट की निर्भरता दूसरे पार्ट के साथ दिखाते हैं, वो संयुक्त शब्द होते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, तो यहाँ पर जो आ गया और इधर वे आ गया, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर की शब्द है, ये भी मिश्र वाक्य का एक शब्द है जिसे आप पहचान सकते हैं। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, तो यहाँ पर इधर वह आ गया और इधर जब आ गया, तो ये मिश्र वाक्य का आपको उदाहरण बता रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका समास से संबंधित क्वेश्चन है। द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, ये आपको बताना है। तो 4 शब्द हैं साथियों आपके सामने, हरिहर, शीतोषण, गौरीशंकर और मंत्री परिषद। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा
मंत्री परिषद में द्वंद्व समास है वो नहीं है। तो फिर मंत्री परिषद में कौन सा समास है? तो साथियों मंत्री परिषद में आपका संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है आपका मंत्री परिषद में। बाकी सभी में द्वंद्व समास होता है। तो हरिहर में आपका समास विग्रह होगा हरि और हर, शीतोष्ण में शीत और उष्ण, गौरी शंकर में गौरी और शंकर। तो साथियों द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि जो आपका संबंध तत्पुरुष समास है तो ये तत्पुरुष समास का एक भाग है। तो तत्पुरुष समास में आपके क्या होता है कि इसमें आपका दूसरा पद है वो प्रधान होता है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समास में विशेषण, विशेष्य या फिर उपमेय और उपमान का संबंध होता है? तो साथियों एक आपका समास है जिसमें आपको दो शब्द मिलते हैं, जिनमें एक आपका विशेषण होता है और एक विशेष्य, या फिर आपका एक उपमेय होता है या फिर एक उपमान होता है। तो साथियों उस समास का आपका नाम होता है कर्मधारय समास। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। तो कर्मधारय समास में साथियों क्या होता है, इसमें विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध दो शब्दों के बीच में होता है। तो एक आपका ऑप्शन में दिया गया है संबंध तत्पुरुष, जैसा कि अपने पिछले उदाहरण में पढ़ा था। मंत्री परिषद में क्या था? संबंध तत्पुरुष था, जिसके बीच में का, के और की शब्द आते हैं। वो कौन सा समास होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है। और एक होता है आपका अव्ययीभाव समास, जिसमें आपको पहला पद है वो उपसर्ग के रूप में मिलता है और एक अवयव शब्द के रूप में होता है। और जो एक जैसे दो शब्द आते हैं, जैसे दिनों दिन, रातों रात, ये ऐसे शब्द जो रिपीटेबल शब्द हैं वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। और द्वंद्व समास के बीच में क्या आता है? और शब्द आता है और दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। और एक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि तत्पुरुष समास के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से 6 भाग होते हैं? तो पहला होता है आपका कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा होता है आपका कर्ण तत्पुरुष समास, तीसरा होता है आपका संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो 6 भाग होते हैं तत्पुरुष समास के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9वां क्वेश्चन। वागीश शब्द में संधि विच्छेद है। तो साथियों वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो वाग धन ईश, वाक धन ईश, वाग धन ईश और वागी धन ईश। तो साथियों इस शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर 2 में वाक धन ईश। और वागीश, वाक धन ईश कौन सी संधि का ये उदाहरण है? तो साथियों ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाक धन ईश कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये काफ़ी पुराने पेपर्स में पहले ये एग्जाम्पल है वो आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इनमें से विशेषण उपवाक्य है। तो विशेषण उपवाक्य आपको पहचानना है। गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे। तो साथियों ये आपका संज्ञा उपवाक्य है। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। मैं जो ही वहाँ पहुँचा वह चला गया। यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूँगा। तो साथियों इसमें जो विशेषण उपवाक्य का जो उदाहरण है तो वो है आपका 2 नंबर ऑप्शन, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। तो देखिए साथियों विशेषण उपवाक्य में क्या होता है कि इसमें प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता है वो बताई जाती है। तो साथियों यहाँ पर प्रधान उपवाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है? जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। तो ये रुपयों की विशेषता बता रहा है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य होता है। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो विशेषण उपवाक्य है ये कौन से मुख्य वाक्य का प्रकार है। तो रचना के आधार पर आपके 3 वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं? 3। कौन कौन से? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो साथियों जो विशेषण उपवाक्य है वो मिश्र वाक्य का एक पार्ट है और इसमें 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है आपका संज्ञा उपवाक्य, एक होता है आपका संज्ञा उपवाक्य
दूसरा होता है आपका विशेषण उपवाक्य, जो अपने दूसरे ऑप्शन में आंसर के रूप में देखा है वह। और तीसरा होता है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो साथियों, जो संज्ञा उपवाक्य होता है उसमें की शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो मैंने पहला ऑप्शन आपको बताया था, गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, तो यहाँ पर जो की बीच में लगा हुआ है तो इससे पता चलता है कि ये संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। और विशेषण उपवाक्य में क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता है वो वाक्य के अगले पार्ट में बताई जाती है। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जो, जिसके, जिसने, जिन्होंने, जिसका, जिन आदि शब्द है वो सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी विशेषता के रूप में ये शब्द आते हैं। तो ये विशेषण उपवाक्य के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, जो तीसरा होता है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरा पार्ट कौन सा होता है मिश्र वाक्य का? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो साथियों, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, उसमें क्या होता है कि जहाँ प्रधान उपवाक्य की किसी क्रिया की विशेषता वाक्य के दूसरे पार्ट में बताई जाती है, वहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो इसके लिए जो आपको शब्द मिलेंगे देखने के लिए, जैसे कि जहाँ, जैसे, जब, तब, उसने, तो, यदि, तो आदि जो शब्द आपको मिलेंगे तो वो क्रिया विशेषण से संबंधित उपवाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य आपको यहाँ पर पहचान करना है। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी। यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था। बच्चे को उसकी पुस्तकें लौटा दो। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन। किंतु इसमें लगा हुआ है, और किंतु शब्द किस वाक्य की पहचान का शब्द है? संयुक्त वाक्य की पहचान है वो किंतु शब्द से हो रही है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। बाकी जो वाक्य है वो देखिए, पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी। तो इसमें मिश्र वाक्य का उदाहरण है ये। यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था, ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और तीसरा जो वाक्य है, बच्चे को उसकी पुस्तक लौटा दो, ये आपका जो सरल वाक्य है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो यहाँ पर आपको व्यंजन संधि का उदाहरण देखना है कौन सा है। तो नमस्ते, नीरस, तदनुसार और अत्याचार। तो साथियों, यहाँ पर व्यंजन संबंधी जो संधि है, व्यंजन संधि, उसका उदाहरण है आपका तदनुसार। इसकी संधि विच्छेद अपने करते हैं तो होता है आपका तत्धन अनुसार। तो इसमें कौन सा संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि। बाकी सभी जो शब्द है उसकी संधि भी आप देख सकते हैं। नमस्ते में कौन सी संधि है? तो साथियों, इसमें विसर्ग संधि है। नमः धन ते, नमः धन ते करते हैं तो इसमें आपकी विसर्ग संधि होती है। एक नीरस है, इसमें आपका होगा नी धन रस। और कुछ बुक्स में जो नीरस शब्द है इसमें व्यंजन संधि भी मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन है वो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन को आंसर मान करके ये फाइनल आंसर की में इसमें बताया गया है। बाकी यहाँ पर कुछ विद्वान है वो नीरस में भी व्यंजन संधि मानते हैं और उसकी संधि के रूप में उसको करते हैं निर में रह हलंत रहेगा और आगे आपका आएगा रस। तो इसको यदि अपने देखें तो इसमें भी व्यंजन संधि होती है, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर की में आंसर माना गया था वो तदनुसार है वो सही माना गया था। तो यहाँ पर अपने एक बार है वो नीरस शब्द में विसर्ग संधि मान करके चलते हैं। तो इसका विसर्ग संधि में होगा आपका नी धन रस। और अत्याचार में आपकी कौन सी संधि है? यण संधि, अति धन आचार। नेक्स्ट शब्द देखिए, इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? तो साथियों, ऑप्शन है पदच्युत, शोकाकुल, बाढ़ पीड़ित और हस्तलिखित। तो पद से च्युत और शोक में आकुल, बाढ़ से पीड़ित और हाथ के द्वारा लिखित। तो साथियों, यहाँ पर अपादान तत्पुरुष यानी पृथक होने के संबंध में जिस समास को अपने पढ़ते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है? अपादान तत्पुरुष समास होता है।
तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन में आपका अपादान तत्पुरुष समास होगा, यानी पद से च्युत, यानी पद से आपको अलग कर दिया गया है जो, या फिर पद से जो अलग हो गया है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका अपादान तत्पुरुष का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस शब्द में प्रय उपसर्ग नहीं है? तो देखिए प्रज्वलित, इसमें प्रय उपसर्ग दिया गया है, और एक है प्रत्यक्ष, प्रचार और प्रकाशित। तो साथियों प्रज्वलित में प्रय उपसर्ग है प्रय धन ज्वलित, और प्रचार में प्रय धन चार, और प्रकाशित में आपका हो गया प्रय धन काश धन इत प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द है, इसमें पर उपसर्ग नहीं है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। तो इसका अपने संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है प्रति धन अक्ष। ये कौन सा हो गया? प्रति उपसर्ग आपका हो गया। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? तो साथियों गार प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जो गार शब्द है इसका अर्थ होता है वाला। गार का अर्थ होता है वाला। तो देखिए मददगार यानी मदद वाला, गुनहगार यानी गुनाह वाला, यादगार यानी याद वाला, और यहाँ पर आपका चौथा जो शब्द है वो आपका आंसर होगा उद्गार। इसमें है वो गार प्रत्यय नहीं है, इसका कोई है वो सार्थक शब्द अपने नहीं बना सकते उद्गार, तो इसमें गार प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों सहचरी ये सखी का पर्यायवाची है, ललना ये स्त्री का पर्यायवाची है। ललना शब्द किसका पर्यायवाची है? स्त्री का। और आली ये सखी का पर्यायवाची है, और सहेली सखी का पर्यायवाची है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ललना का अर्थ होता है स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? तो सही विलोम शब्द वाला विकल्प आपको देखना है। खंडन का मंडन, ख्यात का प्रख्यात, विज्ञ का अभिज्ञ, कदाचार का दुराचार। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो होगा 1 नंबर ऑप्शन। खंडन का विलोम शब्द क्या होता है? मंडन होता है, जबकि ख्यात का विलोम शब्द होता है कुख्यात। कुख्यात है वो ख्यात का विलोम शब्द होता है। और विज्ञ क्या जो विलोम शब्द होता है साथियों, तो विज्ञ क्या विलोम शब्द होता है आपका अज्ञ। यहाँ पर क्या लिखा है? अभिज्ञ, तो ये गलत है। विज्ञ और अभिज्ञ क्या होते हैं? दोनों ही समानार्थी शब्द है। तो विज्ञ का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अज्ञ, और अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। कदाचार का दुराचार, ये भी दोनों समानार्थी शब्द है। कदाचार और दुराचार दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो कदाचार का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा सदाचार। तो इसी के चलते ये है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर खंडन का मंडन है वो बिल्कुल सही विलोम शब्द लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों, इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थक में से नहीं है? तो वचन ये वाणी से संबंधित है, सरस्वती ये भी वाणी से संबंधित है, तीर ये वाणी से संबंधित नहीं है, जबकि रसना है वो जीव को कहते हैं जो कि वाणी से संबंधित है। तो यहाँ पर तीर शब्द लिखा है वो वाणी के अनेकार्थक में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों अपना 19वां क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? यानी 3 विकल्प में सुमेलित है और 1 में सुमेलित नहीं है, तो वो आपको देखना है। तो पहला ऑप्शन है अपना ग्रह या फिर गृह। तो साथियों ये बिल्कुल सही है। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और गृह का अर्थ होता है घर। प्रेक्षक और प्रेषक, तो साथियों इसका देखिए प्रेक्षक भेजने वाला और प्रेषक भेजने वाला होता है, और प्रेक्षक होता है देखने वाला। तो यहाँ पर इसने क्या किया है कि इसके जो अर्थ है वो आगे पीछे लिखे हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है वो शब्द युग्म का अर्थ सुमेलित नहीं है। बाकी दिन ये दिवस होता है, और दीन होता है असहाय। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम का अर्थ होता है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो साथियों इसके लिए एक शब्द होगा कृतकार्य।
जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको क्या कहते हैं, कृतकार्य। अब देखिए कृतज्ञ क्या होता है, किए हुए का उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। और प्रत्युन्नति क्या होता है, जो समय पर तत्काल सोच लेता है या जिसकी मति समय पर सोच लेती है तो उसको प्रत्युन्नति कहते हैं। और उऋण कौन सा होता है, तो ये होता है आपका किए उऋण होता है जिसने ऋण चुका दिया हो, उसको क्या कहते हैं, उऋण। और कृतज्ञ किए हुए का उपकार मानने वाला। और प्रत्युन्नति होता है जो समय पर तत्काल सोच लेता है, उसको प्रत्युन्नति कहते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर द्रष्टव्य ये बिल्कुल शुद्ध है, अतिशयोक्ति ये भी शुद्ध है, उच्च श्रृंखल ये अशुद्ध है, और गत्यावरोध ये भी शुद्ध है। तो साथियों उच्च श्रृंखल को अपने शुद्ध किस प्रकार से लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बीच में आधा चय आता है और ये इस प्रकार से होगा, ऊपर इसके अनुस्वार लगेगा और इसके बाद में खल। उच्च श्रृंखल इस प्रकार से आपका शुद्ध है वो लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर आधा चय है वो बीच में विलोप कर दिया गया है, तो इसके चलते ये अशुद्ध हो गया है। नेक्स्ट शब्द देखिए साथियों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए सर्वेश्वर, सर्वधन, ईश्वर ये गुण संधि का उदाहरण है। गंगोर्मी, गंगाधन उर्मी ये भी क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। महर्षि, महाधन ऋषि ये भी गुण संधि का उदाहरण है। तो बच गया जो ऑप्शन आपका 4 नंबर, ये आंसर होगा पृथ्वीश्वर। तो साथियों पृथ्वीश्वर किसका उदाहरण है, तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसका अपने संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पृथ्वी धन ईश्वर। पृथ्वी धन ईश्वर से क्या बनता है, पृथ्वीश्वर बनता है। तो इस इधर भी ई है और इधर भी ई है, तो दोनों ई मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो देखिए अतिक्रमण, इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। अत्याचार, इसमें भी अति उपसर्ग है। अति धन आचार। अतिथि, इसमें अति उपसर्ग नहीं है। ये किससे बना है, ए उपसर्ग से बना है। ए धन तिथि, यानी जो बिना तिथि के अपने घर पहुंचते हैं उनको अपने क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। तो इसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है, न कि अति। और अतिरिक्त में अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति धन रिक्त। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है। तो देखिए अचला, वसुधा, बेटी, लड़की। तो साथियों अचला यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। सुता, लाली, अचला, वसुमती, फिर से यहाँ पर अचला आ गया जो पृथ्वी का पर्यायवाची है, ये भी आपका आंसर नहीं है। अबला, तरुणी, श्यामा, कांता। तो साथियों अबला यहाँ पर नारी को कहते हैं, और कांता ये पत्नी का पर्यायवाची है। तरुणी ये युवती का पर्यायवाची है, और श्यामा है वो कोयल का पर्यायवाची है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अब देखिए तनया ये पुत्री से संबंधित है। आत्मजा पुत्री को कहते हैं। नंदिनी और तनुजा, तो ये सभी शब्द आपके पुत्री के पर्यायवाची दिए गए हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है। द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज कौन सा होता है, 2 बार जन्म लेने वाला। जो 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं। तो देखिए ब्राह्मण, सूर्य और स्त्री ये आपका आंसर नहीं है। पक्षी, दांत और चंद्रमा, हाँ साथियों ये आपका आंसर है। 2 नंबर ऑप्शन में जो शब्द दिए गए हैं पक्षी, दांत और चंद्रमा, ये सभी 2 बार जन्म लेते हैं, तो इनको द्विज कहा जाता है। आगे देखिए पक्षी, सारंग और पृथ्वी, ब्राह्मण, कमल और देवता, तो ये आपके आंसर नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, जरठ और जठर शब्द युगम का अर्थ है। तो साथियों देखिए एक आपके जरठ दिया है जिसका अर्थ होता है बूढ़ा, और जठर होता है आपका पेट। तो साथियों देखिए इसमें बूढ़ा और पेट वाला ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन, इसमें पहले बूढ़ा और फिर पेट लिखा है, तो ये आपका शब्द युगम का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो साथियों यहाँ पर आपको पूछा है उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहा जाता है,
तो वाक्यांश के लिए जो अपने एक शब्द के रूप में पढ़ते हैं वही टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर और पूर्व के मध्य की जो दिशा होती है उसको ईशान कहा जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर चारों दिशाओं के नाम है वो बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपर्स में आया हुआ है। तो देखिए साथियों, इधर आपने लिखा है उत्तर और इधर लिखा है आपने दक्षिण, इधर आपने लिखा है पूर्व और इधर आपके लिखा है पश्चिम। देखिए साथियों, उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ईशान हो गई, यानी उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा, तो ये दिशा हो गई आपकी ईशान। और दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है साथियों, इसको बोलते हैं आग्नेय, आग्नेय। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है साथियों, इसको बोला जाता है नैऋत्य। क्या बोला जाता है? नैऋत्य। और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है साथियों, उसको बोला जाता है वायव्य। क्या बोला जाता है? वायव्य। तो ये चारों दिशाओं के नाम आप याद रखें, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। इनमें से शुद्ध शब्द है सुश्रूषा, सुश्रूषा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका शुद्ध शब्द है वो है 4 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है सुश्रूषा। ये आपका शुद्ध शब्द है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है, सॉरी अशुद्ध वाक्य आपको पूछा गया है। तो साथियों, सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए, यही आपका अशुद्ध वाक्य है। और इसमें कौन सी अशुद्धि है? इसमें है अनावश्यक शब्द प्रयोग की अशुद्धि। तो देखिए, सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए, तो इसमें सोदाहरण लिख दिया, तो इसमें सहित शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं थी, तो यहाँ पर अनावश्यक शब्द प्रयोग की अशुद्धि है। तो ये सही वाक्य होता सोदाहरण उत्तर दीजिए या फिर उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, तो ये आपका सही होता। तो बाकी जो सभी वाक्य है वो शुद्ध है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े और मैंने गृह कार्य कर लिया है, ये तीनों वाक्य शुद्ध है। वीडियो आपको कैसा लगा? आज का अपना अंतिम क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो आप बताएं कमेंट में अवश्य। बड़ों के साथ छोटों की निभ जाती है, यह अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो साथियों देखिए, ये था राजा तथा प्रजा, ये आपका आंसर नहीं है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, ये भी आपका आंसर नहीं है। बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज, ये भी आपका आंसर नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, हाथी के पाँव में सबका पाँव समाए। तो ये लोकोक्ति आपको कौन सा अर्थ दे रही है कि बड़ों के साथ है वो छोटों की निभ जाती है, ये लोकोक्ति आपको ये वाला अर्थ है वो दे रही है। तो ये था आज का अपना वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप अपने साथियों को भेजें और लगातार अपने चैनल से हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखने के लिए व्याख्या सहित लगातार जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।